Hey guys, what's up? All good? Guess all good. तो हाय बच्चों, आज हम आपका क्विक रिवीजन करने वाले हैं आईसीएससी 10th क्लास की, जो मैंने आपको पढ़ाया था एमओवी का, मर्चेंट ऑफ वेनिस का। तो हम जल्दी जल्दी देखेंगे कि हमारा जो एक्ट थर्ड सीन 2 में क्या क्या बातें हुई थी, कौन कौन सी बातें की गई थी और कैसे हुआ था, उन सब चीज़ों के बारे में एक शॉर्ट उसमें शॉर्ट समरी टाइप में मैं आपको बताऊंगी और आप एक बार सुन लीजिएगा तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली इस सीन में क्या हुआ था। वैसे बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा। अगर आपने इससे पहले मेरी जब मैंने वीडियो बनाई थी एक्सप्लेनेशन वाली सीन 2 की, अगर आपने वो देख ली होगी तो बहुत बढ़िया है। और अगर वो देख के आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आपका पहले आपने उसको पढ़ लिया है, नाउ यू आर हैविंग रिविजन, तो इसके लिए बहुत सही है। तो आप इसको वीडियो को आराम से देखिए, और अगर आपको इसके बाद जो एमसीक्यूज़ करने हैं वो भी इसमें आई बटन जो दिख रहा है साइड में उसे क्लिक करना, और क्रॉस चेक करने के बाद देखना कि उसमें आपके इससे पहले वाले एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो भी है और एमसीक्यूज़ में भी आपको मिल जाएंगे सीन 2 के, तो वो भी आप एक बार प्रिपेयर कर लेना। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, मैं आपको इसकी समरी बताती हूँ फटाफट, और देखिए कि इसमें कुछ कुछ जो पॉइंट्स हैं मैं आपको हाईलाइट करवा दूंगी, बता दूंगी कि कौन कौन से पॉइंट पूछे जा सकते हैं या फिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो और हाँ बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं जो समरी है जो मैं समझा रही हूँ वो रीड करके जाऊँगा, ऐसा नहीं होगा। आपको इसके प्रॉपर डायलॉग्स पे एक बार देखने हैं, क्योंकि अगर आप डायलॉग्स एक बार अच्छी तरीके से देख के जाओगे तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि डायलॉग से भी अगर कुछ लाइन पूछी गई, किसने क्या बोला, किसने कैसे बोला, क्यों बोला, तो आपको अगर आइडिया है तो आप आराम से कर लेंगे। तो प्लीज़ इसके डायलॉग्स भी पढ़ के जाइएगा, तो आप इससे अच्छा स्कोर कर लेंगे। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज़ डायलॉग्स प्लीज़ पढ़ के जाइएगा। ओके, तो अब हम समरी स्टार्ट करते हैं। ये जो सीन है इसमें हमारे टोटल 7 करेक्टर्स हैं। पहले है हमारा पोर्शिया, ओके, पोर्शिया है, बेसानियो है, क्रिस्टियानियो है, नरेसा है, जैसिका है, लोरेंजो है और सिलेरियो है। जहाँ तक मैं आपको बताती हूँ, जो बेसानियो है वो हमारा एंटोनियो को बहुत अच्छा फ्रेंड है, जो बेसिकली अब बेलमोंट में है, और वो अपना जो कैस्केट टेस्ट है, वो इस पूरे सीन में हमें कैस्केट्स के बारे में पता चलेगा कि वो अपनी मंजिल तक पहुँच पाता है या नहीं पहुँच पाता, उसे पोर्शिया मिलती है कि नहीं मिलती, ये इस सीन में आपको पता चलेगा। तो बेसानियो बेसिकली इस सीन में कैस्केट चूज़ करेगा और देखेंगे कि वो करेक्ट कैस्केट चूज़ कर पाता है या नहीं कर पाता है। सिन देन उसका फ्रेंड है ग्रेशियानो, ओके, जो बेसानियो के साथ यहाँ आ रखा है बेलमोंड में। और नरेसा हमारी कौन है, पोर्शिया की मेड इन ऑनर है। और फिर हम बात करते हैं 3 और करेक्टर जो इस सीन के लास्ट में आएंगे, जैसिका, लोरेंजो। जैसिका हमारी शाइलॉक डॉटर है, शाइलॉक की डॉटर है, और वो जिसके साथ गई है एनलोप करके, वो हमारे लोरेंजो है। देन हमारे एक और फ्रेंड है, हमारे सेलेरियो। इसमें टोटल 7 करेक्टर्स हैं, आपको पता होना चाहिए कितने करेक्टर्स हैं और कौन किसका क्या लगता है। तो इस पूरे सीन में मैं आपको थोड़ा पहले रिव्यू दे देती हूँ कि बेसानियो करेक्ट कैस्केट चूज़ कर लेता है, एंड नाउ उसके बाद वो पोर्शिया से आराम से शादी कर लेगा। बट इस सीन में हमें बहुत सारी चीज़ें भी पता चलेंगी कि क्या होता है। तो इस सीन को स्टार्ट करते हैं। तो ये सीन हमारा हुआ था बेलमोंट में, अ रूम इन पोर्शिया हाउस, जिसमें हमारे एंट्री ली थी। सबसे पहले इस सीन में थे हमारे पोर्शिया, बेसानियो, ग्रेशियानो, नरेसा एंड देयर अदर अटेंडेंट्स, ठीक है, जो और भी यहाँ पे थे, क्योंकि इस सीन में वो बेसिकली करेक्ट कैस्केट चूज़ करता है। तो पोर्शिया हमारे बेसानियो को बोल रही है कि 1-2 दिन का वेट कर लीजिए और उसके बाद अब कैस्केट चूज़ करना, क्योंकि वो बेसिकली नहीं चाहती थी कि अगर जल्दीबाजी में बेसानियो ने गलत कैस्केट चूज़ कर दिया तो उसकी शादी उससे नहीं हो पाएगी जो वो चाहती थी ऐसा। तो वो उसे समझा रही है कि आप थोड़ा टाइम लीजिए, मैं आपको सिखा पाती, बट मैं आपको सिखा भी नहीं सकती कि करेक्ट कैस्केट चूज़ कैसे करें, क्योंकि उसने कसम खाई थी अपने डैड से कि वो ऐसा नहीं कर सकती है। ओथ होता है, जैसे ओथ हुआ था, तो ओथ में ये बोला गया था कि भाई वो ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, वो किसी को बता नहीं सकते। अगर वो ऐसा करती तो अपने पसंद के जो भी लड़का था उसके साथ आराम से जा सकती थी, बट वो ऐसा नहीं कर सकती है। तो पोर्शिया अपनी जो अपने बारे में अच्छी तरीके से जो भी बात है वो बेसानियो को अच्छी तरीके से बताती है कि जितनी भी चीज़ें हैं मेरे पास, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपकी है, और मैं नहीं चाहती कि किसी भी हालत में आप क्या बोलते हैं गलत कैस्केट चूज़ करो, क्योंकि मैं आप ही के साथ रहना चाहती हूँ। वो ये सब समझा ही रही होती है, उसके बाद वो उसे ये बोलती है कि मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, तो आप सबसे पहले कैस्केट चूज़ कर दीजिए।
तो बेसानियो जो होता है वो कैस्केड चूज़ करना चाहता है, जिस कंडीशन में वो है उस कंडीशन में वो बहुत ज़्यादा सोच में है, क्योंकि अगर गलत कैस्केड चूज़ करेगा तो वो जो सोच के आया था यहाँ पे बेलमोंड में पोर्शिया को जीतने का जो ख्वाब है उसका, वो टूट जाएगा। तो बेसानियो जो है वो बेसिकली थोड़ा सा अभी चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से सोच रहा है कि वो क्या करे, बट जो पोर्शिया है पोर्शिया उसे समझाती है, तो पोर्शिया उसे अपने प्यार के बारे में बता रही है, क्योंकि पोर्शिया बेसानियो को बहुत अच्छा मानती है बेसिकली, एंड वो चाहती है कि उसकी जो मैरिज है कि बेसानियो करेक्ट कैस्केट चूज़ करे और उसकी जो शादी है वो बेसानियो के साथ ही हो। बट जो बेसानियो है वो अभी थोड़ा डाउट में है, क्योंकि बेसिकली अगर वो गलत करेगा चूज़ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो अब क्या होता है, अब टाइम आ जाता है कि जब वो क्या बोलते हैं कैस्केट चूज़ करता है, तो उसमें क्या बोलते हैं कर्टन्स विड्रॉ होते हैं, उन कैस्केट सामने रखे होते हैं। 3 टाइप के कैस्केट होते हैं बच्चों, ये तुम्हें पता होना चाहिए, लेड, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये 3 कैस्केट हैं वो उसके सामने रखे हुए रहते हैं। तो पोर्शिया बोलती है कि इसमें से एक में मेरा पोर्ट्रेट है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तुम्हें वो फटाफट मिल जाएगा। और इस सीन में वो ये भी बताती है, इसमें ना म्यूज़िक के बारे में बात हुई है इस सीन में बच्चों। म्यूज़िक मतलब पोर्शिया बेसिकली म्यूज़िक के बारे में बोलती है कि अगर बेसानियो हार जाता है तो कैसा कैस्केट मतलब कैसा गलत कैस्केट चूज़ करता है तो कैसा म्यूज़िक बचेगा। वो बोलते हैं स्वान लाइक एंड, जो स्वान्स होते हैं जब वो मरते हैं, जब वो डाई करते हैं तो बहुत ब्यूटीफुली सिंग करते हैं। तो वो बोलती है अगर बेसानियो ऐसा गलत कैस्केट चूज़ करेगा तो साउंड लाइक एंड का सॉन्ग बजेगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि उसने गलत कैस्केट चूज़ किया है, ठीक है। और अगर वो जीत जाता है तो साउंड ऑफ ट्रम्पेट्स जो होते हैं, जैसे म्यूज़िक जो ट्रम्पेट्स वाला म्यूज़िक होता है, जब नया किंग बनता है तो उसके लिए बिल्कुल अच्छी तरीके से म्यूज़िक नहीं बजाया जाता, वैसा होगा कि भाई वो न्यूली क्राउंड किंग है क्योंकि वो जीत चुका है, एंड नाउ वो क्या होगा, किंग बनेगा। क्योंकि भाई अगर पोर्शिया से शादी करेगा वो, तो जो पूरी भी प्रॉपर्टी है पोर्शिया की वो किसके नाम पे होगी, बेसानियो के नाम पे होगी। तो जो पोर्शिया है वो जो बेसानियो के ये सब चीज़ों के बारे में म्यूज़िक के बारे में बता रही है। तो 2 चीज़ें, एक स्वान लाइक एंड है और एक साउंड ऑफ ट्रम्पेट्स है, ये आपको पता होना चाहिए। कि फिर वहाँ पे ये एक और चीज़ को रेफ़र करती है, वो अपने आप को एज अ यंग क्या बोलते हैं प्रिंसेस की तरह वो करती है, जो एलसीडीज होता है, जो क्या बोलते हैं प्रिंसेस को बताता है किससे, सी मॉन्स्टर से अच्छी तरीके से, तो उसके बारे में भी। और वो कौन है, हरक्यूलिस है। बेसिकली यहाँ पे हरक्यूलिस भी बता रखा, एलसीडीज भी बता रखा, दोनों एक ही चीज़ है, रेफ़र करने का तरीका अलग है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि वो एक तरीके से उसे रेफ़र कर रही है कि जो बेसानियो है हरक्यूलिस है, और वो पोर्शिया को बचाएंगे सी मॉन्स्टर से। तो वो उसे एज अ सेक्रीफाइस लेके चल रही है कि ऐसा होगा। जो बाकी उसके साथ जितने भी लोग हैं वो एज अ उसके क्या है, ट्रोजन वुमेन है, जो वो सब चीज़ें देख रही हैं। तो वो 3 चीज़ों को रेफ़र करती है, एक म्यूज़िक और एक वो हरक्यूलिस से रेफ़र कर रही है बेसानियो को, ये आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली डायलॉग्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे बेसानियो जो गाना गाता है, टेल मी वेयर इज़ फैंसी ब्रेड, कि जो लव है वो कहाँ से बॉर्न हुआ, इन द हेड और इन द हार्ट, उस चीज़ के बारे में बोलता है। तब वो जाता है एंड देन अब वो उस जितने भी कैस्केट्स होते हैं उन सबको देख के अब वो अपना जजमेंट पास करेगा। देखो सबसे पहले लाइन तो ये बोलता है कि जो आउटवर्ड अपीयरेंसेस होते हैं उसके लिए कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा, ये बहुत पुरानी कहावतें बोलते हैं, ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, एंड इट्स ट्रू। बेसिकली इसलिए ट्रू है क्योंकि मैनी पीपल्स दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द आउटवर्ड अपीयरेंसेस। जो आउटवर्ड अपीयरेंस होते हैं उनको लेके बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो बेसिकली जो रियल वैल्यू होती है उसके पास नहीं जाते। क्योंकि हम हमेशा ये हमारी आदत है कि जो चमकती हुई चीज़ लगती है उस पर हम बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, भाई जो चमक रहा है, शाइनी थिंग्स एंड ऑल। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो बेसानियों का बोलने का तरीका भी यही है, जितनी भी जो आउटवर्ड थिंग्स है उनसे मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये जो वर्ल्ड है ये ऑर्नामेंट ऑर्नामेंट वो किसकी बात कर रहा है, गोल्ड की बात कर रहा है, कि गोल्ड से वो है डिसीव्ड है। क्योंकि भाई हम हमेशा उन चीज़ों के बारे में ही देखते हैं ना जो शाइनी सी शाइनी होती है। तो जितनी भी चीज़ें सब करप्ट है। मैं इन चीज़ों के बारे में नहीं मानता कि मतलब जो आउटवर्ड अपीयरेंस है, लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा आउटवर्ड अपीयरेंस को लेके बहुत ही ज़्यादा वो रहते हैं, ऑब्सेस्ड रहते हैं, गोल्ड के लेके ऑब्सेस्ड रहते हैं। तो वो बोलते हैं इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है मेरे सामने के लिए। फिर वो ना यहाँ पे एक और चीज़ को रेफ़र करता है कि जैसे आपको पता होगा, जैसे बहुत सारे जो लोग होते हैं, जैसे ब्यूटी जो होती है, जैसे वुमेन्स होती है ब्यूटी, उनके बारे में रेफ़र करते हैं। वो यहाँ पे ये भी बात बोलता है कि जो वुमेन्स है वो आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ करती है, लाइक लिपस्टिक हो गए, कॉन्ट्यूर, जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें यूज़ करती है अपने फेस को बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाने के लिए, बट उसकी भी कोई मीनिंग नहीं होती। बेसिकली वो एक वेट यूज़ कर रही हैं, ठीक है।
मेकअप मटेरियल यूज़ कर रही है अपने आप को ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए, जबकि उनका जो कैरेक्टर है वो इतना अच्छा है नहीं, बट वो ऐसा प्रिटेंड कर रही है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो जो बहुत सारे जो लोग होते हैं विग्स लगाते हैं, गोल्डन कर्ली हेयर्स लगाते हैं, जो किसके होते हैं, बेसिकली जो डेड पीपल है, जो मर चुके हैं, उनके सर से जो बाल निकाले हुए हैं वही वो अपने सर पे लगा रहे हैं। तो बेसिकली ये बोलते हैं दूसरों को ब्यूटीफुल दिखाने के लिए। तो वो ये बोलते हैं कि मेरे लिए क्या बोलते हैं, आउटवर्ड अपीयरेंसेस बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं ये सब एक तरीके से दलदली है, क्योंकि ये एक डेंजरस सी है। अगर इसके अंदर एक बार कोई घुस गया तो बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि होता ही है वो, जितना ज़्यादा चमकती हुई चीज़ों के पीछे हम भागते हैं उतना ही ज़्यादा हम दुखी रहते हैं हमेशा। और आपने पहले भी ये स्टोरी सुनी होगी, मिदास वाली जो स्टोरी थी, एक किंग हुआ करता था मिदास, उसे बहुत ज़्यादा उसने वरदान मांगा था कि जिस चीज़ को भी मैं छूऊँ वो सोना बन जाए। अब आप खुद ही देख सकते हैं बच्चों, जिस चीज़ को वो छुएगा वो सोना बन जाएगा, तो अगर वो खाने को भी छुएगा वो भी सोना बन जाएगा। बट आप खुद ही समझो कि आप क्या बोलते हो, सोने को खा सकते हो? वो एक एलिमेंट है, एक मेटल है, आप उसे खा सकते हो? नहीं, नहीं खा सकते, तो भूख कैसे मिटाई जाए? तो बेसिकली उसने हर चीज़ को गोल्ड बना दिया, और उसके बाद उसे बाद में अफ़सोस होता है, जो खाने की जो वैल्यू है वो सिर्फ़ खाना ही है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है, वही है हमारा फूड है, ठीक है? तो वो किंग मिदास का भी एग्जाम्पल देता है यहाँ पे। फिर उसके बाद वो सिल्वर के बारे में बात करता है। ये तो अभी तक जो मैंने बताया, ये गोल्ड के बारे में बात करता है कि सब आउटवर्ड अपीयरेंसेस है। उसके बाद सिल्वर के बारे में बात करता है। सिल्वर को ये बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि बेसिकली तुम क्या एक ऑर्डिनरी स्लेव के तरह हो। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग, जब पहले के ज़माने में आपने देखा था, जो सिक्के होते थे वो चांदी के बने रहते थे, तो लोग क्या करते थे, चांदी को एक्सचेंज करते थे, ठीक है? फ्रॉम मैन टू मैन एक तरीके से मीडियम हुआ करता था। तो पैसे को एक्सचेंज करना फ्रॉम मैन टू मैन, ये एक टाइप का मीडियम हुआ करता था। तो वो सिल्वर को भी देख के उसका मन वो हो जाता है कि मैं सिल्वर को भी चूज़ नहीं करता, तो उसने गोल्ड को भी रिजेक्ट कर दिया, सिल्वर को भी रिजेक्ट कर दिया। अब वो चूज़ करता है सिर्फ लेड को, क्योंकि लेड में एक बहुत लाइन लिखी हुई रहती है, थोड़ी थ्रेटनिंग सी, कि भाई जो इसे चूज़ करेगा उसका कोई फॉर्च्यून होगा ही नहीं, बट जो ज़्यादा दिक्कत उस इंसान को होगी जिससे ये चूज़ करेगा। तो बेसिकली क्या है, वो ये बोल रहा है कि तुम मुझे कुछ ऑफ़र तो नहीं कर रहे हो, बस सिर्फ थ्रेटिंग ऑफ़र कर रहे हो, तो मैं इस चीज़ को चूज़ करता हूँ। फिर वो लेट चूज़ करता है, वो ये सोचता है कि इससे मुझे हैप्पीनेस हो, क्योंकि उसे पता है गोल्ड की भी कोई वैल्यू नहीं है, सिल्वर की भी इतनी वैल्यू नहीं है, बट लेड में ही बेसिकली हमारा पोर्शिया का पोर्ट्रेट होता है। तो जब वो ये चूज़ कर लेता है तो पोर्शिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था, उसे पहले ही डर लग रहा था कि बेसानियो करेक्ट कैस्केट चूज़ करेगा या नहीं चूज़ करेगा, कुछ दिक्कत तो नहीं होगी। बट अब वो बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि अब उसे पता है ना, वो जानती थी कि किस में उसकी पोर्ट्रेट है, अब उसे पता है कि मेरी शादी किससे होगी, बेसानियो से ही होगी, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो बेसानियो जब लेड कैस्केट ओपन करता है तो उसे पोर्शिया का पोर्ट्रेट दिखता है। जब वो पोर्शिया का पोर्ट्रेट देखता है, अब वो थोड़ी तारीफ़ करता है, क्योंकि जब वो ये सब चीज़ें देखता है तो उसे बड़ी खुशी सी होती है कि पोर्ट्रेट देख के ऐसा लगता है कि पोर्ट्रेट से पोर्शिया ही निकल जाएगी, क्योंकि जो पेंटर है उसने इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई है पोर्शिया की कि वो बहुत ज़्यादा खुश है। उसके बाद जो उसके बालों की तारीफ़ करता है कि जो इसके बाल है पोर्शिया के, वो बेसिकली कैसे स्पाइडर, जैसे स्पाइडर अपना जाल नहीं बुनता, वैसे ही क्या बोलते हैं, पोर्शिया ने क्या अपने जो उसके बाल हैं वो कैसे एक गोल्डन वेब है जो दूसरों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसका क्या अट्रैक्ट करता है, हार्ट्स ऑफ अ मैन, कि जितने भी लोग पोर्शिया को देखते हैं वो सब के सब उसके खूबसूरती के कायल हो जाते हैं, ठीक है? तो वो ये सब चीज़ें बोलता है। तो फिर वो ये भी बोलता है कि मतलब कैसे उसने एक आँख पेंट कर दी इसकी, और दूसरी आँख भी इतनी अच्छी तरीके से पेंट कर दी। जब उसने एक आँख पेंट की होगी, उसे देख के ही मतलब वो ब्लाइंड हो गया होगा, क्योंकि पोर्शिया इतनी खूबसूरत है। तो उसने दूसरी आँख कैसे पेंट कर दी। तो मतलब ये सब वो पोर्शिया के बारे में चीज़ें बता ही रहा होता है। फिर उसके बाद वो उसमें स्क्रॉल पढ़ता है, तो स्क्रॉल में वो देखता है कि अब क्या बोलते हैं कि फॉर्च्यून उसे मिल चुका है और लेडी भी अब उसकी है, तो अब उसे बिल्कुल भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना सब कुछ होने के बाद अब उसने करेक्ट कैस्केट चूज़ भी कर दिया। पोर्शिया अब अपने बारे में बताती है कि बेसानियो, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपके सामने हूँ, मेरा कोई एम्बिशन नहीं है, बट आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा बेहतर बनना चाहती हूँ। 10,000 टाइम्स मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनना चाहती हूँ। 10,000 टाइम्स मैं अगर बहुत रिच होती तो मुझे बहुत खुशी होती कि मैं आपके सामने एक रिस्पेक्टेबल पर्सन हूँ जो आपके सामने है। मैं, मेरी शायद जो वर्थ है, मैं चाहती हूँ कि आपको कुछ लगे, और अब आप जो हैं वो मेरे किंग हैं और मैं आपकी क्वीन हूँ। सो वो ये सब चीज़ें बोलती, जितनी भी चीज़ें हैं मेरे पास वो सब आपकी है, ये अब आपका, आप ही का, आप रूल करोगे। अभी आपसे पहले मैं रूल करते हुए आ रही थी, बट अब सब कुछ क्या है, आपका है। तो उसके बाद ना इस सीन में वो एक रिंग देती है
बेसानियो को, और वो बोलती है कि ये रिंग मेरे प्यार की निशानी है, और अगर आपने कभी से किसी और को दिया और अगर आपने ये रिंग लूज़ कर दी तो इसका मतलब ये है कि जो आपका और मेरा प्यार है वो डेड हो चुका है, और मेरे लिए मतलब आप नहीं हो। वो ऐसा बोलती है। फिर बेसानियो ये बोलता है कि जितनी भी आपने मेरे बारे में बोला कि क्या बोलते, मैं जो रिंग है इसे कभी भी खोऊंगा नहीं। अगर आपको मेरे हाथ में ये रिंग नहीं दिखी तो इसका मतलब जो है बेसानियो क्या है, डेड है। तो ये रिंग तभी क्या बोलते हैं मेरे हाथों से निकलेगी जब क्या होऊंगा, मैं मर चुका हूँगा। बेसानियो ये सब बोलता है। फिर नरेसा ये बोलती है कि माय लॉर्ड एंड लेडी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जो आपने सोचा वो पूरा हो गया है। तो ग्रेशियानो भी बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो जाता है। तो ग्रेशियानो भी यहाँ पे एक बात बताता है कि वो नरेसा को बहुत ज़्यादा अच्छा मानता है और नरेसा से शादी करना चाहता है। तो वो ये बोलता है कि जितने भी जो स्टेक थे कि मैं भी आपके तरह आपके साथ ही शादी करना चाहता हूँ। बट बेसानियो को पता नहीं होता वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा होता है। तो वो बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे वाइफ मिलेगी। तो ग्रेशियानो बोलता है कि जैसे आपने अपने लिए एक वाइफ ढूंढी तो मुझे भी अपने लिए एक वाइफ मिल गई। तो जैसे आपने मिस्ट्रेस को देखा, मैंने उसकी मेड इन ऑनर को देखा, एंड जैसे आपको उससे प्यार हुआ, किसे, पोर्शिया से, मुझे भी नरेसा से प्यार हो गया। तो मेरा जो फेट था वो आपके चॉइस पे डिपेंडेंट था, क्योंकि अगर आप गलत कैस्केट चूज़ करते तो मुझे भी यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ता। बट अब आपने भी सही कैस्केट चूज़ किया है, पोर्शिया से आपकी शादी होगी तो मैं भी नरेसा से शादी करना चाहता हूँ। तो ये सब ये बताता है। तो पोर्शिया उससे पूछती है नरेसा से कि क्या ये सब कुछ सच है। तो नरेसा ये बोलती है कि हाँ मैम, ये सब कुछ सच है। तो बेसानियो बोलता है कि तुम इस लेडी से सच में शादी करना चाहते हो। तो ग्रेशियानो बोलता है हाँ, मैं सच में शादी करना चाहता हूँ। तो बेसानियो बोलता है अब तो हम दोनों की शादी एक साथ ही होगी, तो काफ़ी अच्छी तरीके से सेलिब्रेशन होगी। तो जैसे ये सब बोल रहे होते तब तक यहाँ पे एंट्री होती है 3 उनके फ्रेंड्स की, लोरेंजो, जेसिका एंड सेलेरियो। अब जो बेसानियो होता है वो सब लोरेंजो को और सेलेरियो को वेलकम करता है, और किसकी परमिशन लेता है, वो पोर्शिया की परमिशन लेता है कि मैं अपने कंट्रीमैन और अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे वेलकम करता हूँ। तो पोर्शिया बोलती है सबका वेलकम है। तो लोरेंजो ये बोलता है कि क्या बोलते हैं, मैं कहीं जा रहा था बट मुझे सेलेरियो रास्ते में मिल गया, तो उसने इंटेंड किया कि मैं भी तुमसे मिलने की यहाँ आ जाऊँ, तो मैं उससे मिलने आ गया। तो सेलेरियो बोलता है कि ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि क्या बोलते हैं, ग्रीटिंग्स दी होती है सेलेरियो ने किसके लिए, एंटोनियो ने एक लेटर दिया होता है सेलेरियो को जो बेसानियो को देना होता है। तो बेसानियो को लेटर देखता है, तो वो लेटर खोलता है। तो सेलेरियो से पूछता है वो कि एंटोनियो कैसा कर रहा है। तो सेलेरियो बोलता है ना वो बीमार है ना वो कैसा है, बट इस लेटर को पढ़ के आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो ग्रेशियानो बोलता है कि नरेसा कि क्या बोलते हैं ये सब कुछ क्या बोलते हैं, ग्रेशियानो बोलता है कि नरेसा कि मेरे फ्रेंड्स को वेलकम करो और मुझसे ये बताओ कि वेनिस में क्या न्यूज़ चल रही होती है। वो ये किससे पूछते हैं, सेलेरियो से पूछता है। और हमारा जो एंटोनियो है वो कैसा कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा खुश होगा जब उसको पता चलेगा कि वी आर मॉडर्न जेसन और हमने गोल्डन फ्लीस जीत ली है। गोल्डन फ्लीस यहाँ पे रेफर कर रहा है पोर्शिया को, और मॉडर्न जेसन कौन है, हमारे बेसानियो एंड ग्रेशियानो। सेलेरियो ये बोलता है कि काश जैसे तुम जीते वैसे ही हमारे एंटोनियो का जो लक था काश वो अच्छा होता। तो पोर्शिया तब तक देखती है कि जो बेसानियो है जब लेटर पढ़ रहा है तो उसके बैड न्यूज़ है, क्योंकि जो बेसानियो का जो फेस था वो बहुत ज़्यादा पेल हो चुका था। तो क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था बेसानियो। बेसिकली अगर तुम्हारे दोस्त की कुछ दिक्कत हो जाए और तुम्हें बाद में पता चले कि बहुत ज़्यादा मुसीबत में है, तो आपको भी बुरा लगेगा। तो जो बेसानियो का जो चेहरा था, जो रंग था, पूरा बिल्कुल उड़ चुका था। तो बेसानियो ये बोलता है कि डियर पोर्शिया, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरी जितनी भी वेल्थ है वो मेरी कुछ भी नहीं है, मैं जेंटलमैन हूँ। बट जितनी भी जो वेल्थ है जो मेरे पास है वो सब कुछ किसकी है, मेरे दोस्त की है, डियर फ्रेंड की, और वो है एंटोनियो, जिसके वजह से मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। बट अब मैं क्या बोलूँ कि मैंने उससे ज़िद करी पैसों के लिए, और अब आज उसने क्या बोलते हैं अपने एक बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं रिवेंजफुल जो से मेरे लिए पैसे लिए उसने। अब वो किसके बाद बात कर रहा है, यहाँ शाइलॉक के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि उसने शाइलॉक के से पैसे लिए, क्योंकि उसके बाद पैसे थे नहीं सिर्फ और सिर्फ बेसानियो के लिए। और अब जो शाइलॉक है वो उससे पूरा बदला लेना चाहता है। तो ये सब चीज़ें वो पूछ रहा होता है। फिर वो सेलेरियो से ये पूछता है कि जितनी भी जो शिप गई थी उसकी कहाँ कहाँ से, ट्रिपोली से, मैक्सिको, इंग्लैंड, लिस्बन, बारबरियन, इंडिया, कोई भी शिप वापस नहीं आई। तो सेलेरियो ये बोलते हैं कि नहीं, एक भी शिप वापस नहीं आई, और अब उसके बाद इतने पैसे भी नहीं है कि वो जीव को पैसे दे सके। और जो शाइलॉक है अब वो पैसे लेगा भी नहीं, क्योंकि जो बॉन्ड है वो बिल्कुल वो हो चुका है, उसकी डेट जा चुकी है। एंड अब उसको तुम देख भी नहीं सकते जो शाइलॉक को कितना ज़्यादा ईगर है सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटोनियो को। वो हमेशा ड्यूक के पार जा रहा है मॉर्निंग और इवनिंग,
लोगों को बता रहा है, उसके लिए कम से कम 20 मर्चेंट और ड्यूक खुद आया, नोबल मैन भी आया उसे बताने के लिए कि मतलब जिद करें, बट तभी भी वो किसी की सुन नहीं रहा है। उसे सिर्फ अपना रिवेंज लेने से मतलब है और अपना रिवेंज लेके ही रहेगा। तो इस सीन में तुम्हें ये भी पता चल रहा है जो शाइलॉक है वो अब क्या कर रहा है, अपनी पूरी रिवेंज की तैयारी कर रहा है। इससे पहले वाले सीन में आपको ये पता चला था कि जो शाइलॉक की जो डॉटर है वो इनलॉब्ड हो चुकी है, और उससे ये भी पता चल गया है कि जो एंटोनियोस की जितनी भी शिप थी सबकी सब बर्बाद हो चुकी है। तो अब यहाँ पे आप सेकंड सीन में ये पता चल रहा है जो शाइलॉक है वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है अपने बदले को लेके, तो वो अपना बदला लेके ही रहेगा एंटोनियो से किसी भी हालत में। तो वो डिमांड कर रहा होता है। तो जेसिका अब उसकी डॉटर होती है, शाइलॉक की डॉटर जो यहाँ पे प्रेजेंट है, वो बोलती है कि मैंने उसको उसके दोस्त से बात करते हुए देखा था, ट्यूबल और चुस से और अदर ज्यूस जितने भी है, क्योंकि जो एंटोनियो का जो फ्लैश है वो बेसिकली 20 टाइम्स वैल्यूबल है जितने पैसे उसने दिए थे। तो अगर ऐसा होगा तो मुझे ऐसा लगता है अब एंटोनियो को बहुत ज़्यादा मुसीबत होने वाली है। अब एंटोनियो के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी क्योंकि बॉन्ड भी क्या हो चुका है, अब बंद हो चुका है। तो पोर्शिया ये बोलती है कि ये तुम्हारा डियर फ्रेंड है जो ट्रबल में है। तो बेसानियो बोलता है हाँ, ये मेरा डियर फ्रेंड है, काइंडेस्ट फ्रेंड है, सबसे बहुत अच्छा फ्रेंड है, और आज वो मेरे वजह से ही इतनी बड़ी मुसीबत में है। तो पोर्शिया बोलती है कितने मनी उसे जीव को देने हैं। तो बेसानियो बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ 3000 डकेट्स। तो पोर्शिया बोलती है सिर्फ 3000 डकेट्स, उसे तुम 6000 डकेट्स दो, तुम उस बॉन्ड को तोड़ दो। अगर 6000 भी लेता हो तो उसे डबल कर दो, डबल भी नहीं लेता उसे मल्टीप्लाई कर दो 3 से। बट मेरे जो बेसानियो को जो फ्रेंड है एंटोनियो, उसे बिल्कुल भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुम एक काम करो, सबसे पहले मेरे साथ चलो और चर्च में और मेरे से शादी कर लो, उसके बाद तुम अपने फ्रेंड को बचाने के लिए वेनिस चले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ ऐसा रहो कि ट्रबल माइंड के साथ। और जितने भी पैसे देने हैं तुम मेरे से लेके जाओ, उसे बिल्कुल पैसे देकर और अपने फ्रेंड को यहाँ पे वापस लेके आओ। तब तक मैं और मेरी जो मेड है हम दोनों के दोनों कहाँ पे रहेंगे, स्पिंस्टर्स के तरह रहेंगे चर्च में। वो ये सब बोलती है, और वो ये बोलती है कि अपने फ्रेंड्स को चेयरफुल फेस के साथ यहाँ लेके आना, और अब तुम उसे ये भी बताना है कि क्या बोलते हो, तुम जीत गए हो और अब मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगी, बट तुम मुझे अपना फ्रेंड का एक बार लेटर दिखाओगे इसमें बोला क्या है। बेसानियो लेटर पढ़ता है कि बेसानियो, एंटोनियो बोलता है कि जो मेरी जो शिप है सबकी सब डूब चुकी हैं, और जो मेरे क्रेडिटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो चुके हैं, और जो मेरे फाइनेंस थे वो सबके सब क्या हो चुके हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, और मेरा जो बॉन्ड था वो भी एक्सपायर हो चुका है, और अब पेनल्टी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी लाइफ उसे देनी पड़ेगी, क्योंकि बस मेरी एक ही विश है कि मैं सिर्फ तुम्हें देखूं जब मैं मरूं। तो प्लीज़ अगर तुम फ्री हो, मतलब अगर फ्री होंगे तो मुझसे मिलने आना, ये मेरी विश है। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो एज अ फ्रेंड तो प्लीज़ आना, अगर नहीं करते ये लेटर पढ़ के प्लीज़ मत आना। वो ये सोचता है, ये लिखा होता है उसने। तो पोर्शिया ये सब चीज़ें बोलती है कि तुम यहाँ पे अपनी जितनी भी जो चीज़ें हैं सब फिनिश करो, एकदम से वहाँ पे चले जाओ। तो बेसानियो बोलती है कि मुझे तुम्हारी परमिशन चाहिए यहाँ से जाने के लिए। तो उसने बोलता है कि मैं फटाफट जाऊँगा, और मुझे अपने दोस्त से बिल्कुल भी जल्दी मिलना है, मुझे अपने फ्रेंड को बचाना है, और यहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। तो इस सीन में आपको पता चल रहा है कि बेसिकली बात हुई क्या, कि अभी एंटोनियो बहुत ज़्यादा मुसीबत में है और शाइलॉक अपने बदला लेने के लिए बिल्कुल ही उतावला हो रहा है। तो आपको बच्चों इसमें कुछ नहीं करना, आपको एक बार रीड करना है, बस मैंने आपको थोड़ा बता दिया कि क्या क्या बातें हुई थी। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया थोड़ा बहुत, तो आप उसमें आई बटन में क्लिक करके इससे जो पहले वीडियो थी मैंने जो लाइन टू लाइन पूरा एक्सप्लेन करवाया था वो पढ़ लेना। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद ब खुद एक बार रीड करना ही पड़ेगा। एक बार पूरे अच्छी तरीके से जितने भी जो चीज़ें थी इनके डायलॉग्स थे एक बार अच्छे तरीके से रीड करना, क्योंकि मैं सिर्फ समझा सकती हूँ, काम सिर्फ आपको खुद करना है। ठीक है, तो और आपको एमसीक्यूज करने होंगे तो इस वीडियो के बाद आराम से जाके आप आई बटन में क्लिक करके एमसीक्यूज भी ढूंढ सकते हैं। ओके बच्चों, सो बेस्ट ऑफ लक, आई होप कि आपका पेपर अच्छा जाए, एंड विल सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बच्चों।